नमस्कार। एरिथमिया के कोर्स का पहला लेक्चर बिल्कुल बेसिक कि हार्ट का कंडक्शन कैसे होता है। हम सबको पता है कि हार्ट हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक है। इसका काम पूरी बॉडी को परफ्यूजन पहुंचाना यानी कि ब्लड सर्कुलेट करना होता है। ये सब हमको पता है। हमें पता है कि हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, हार्ट बीट करता है और हार्ट में करंट ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जाता है। कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी सी मिसिंग है वो मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा। एक दो यूट्यूब के वीडियोस हैं, आपको दिखाता हूं, उसी के साथ में एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। तो पहला वीडियो हम देखते हैं कि इसमें ये आपका नॉर्मल हार्ट है मीडियास्टिनम में। इसके 4 चेम्बर्स हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। ये एट्रिया अपना ब्लड पुश करते हैं वेंट्रिकल में। एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है साइनस नोड से, जो एट्रिया में फैलती हुई जाती है एवी नोड तक और फिर इस एवी नोड से परकिंजी फाइबर्स के थ्रू दोनों वेंट्रिकल्स में पहुंच जाती है। हार्ट के 2 वेंट्रिकल हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपको अच्छे से पता है। तो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से आयोटा या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में और बॉडी में गया। ऐसे नोड कनेक्ट होता है एवी नोड से। एवी नोड के आगे आता है बंडल ऑफ हिस और फिर आते हैं परकिंजी फाइबर्स। इन सब का काम करंट को कंडक्ट करने का है। ये करंट शुरू होता है ऐसे नोड से। हम बचपन में ऐसा पढ़ते थे कि ऐसे नोड इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। बड़े होकर हम पढ़ते हैं कि ऐसे नोड इज नॉट द ओनली पेस मेकर ऑफ हार्ट, इट इज जस्ट द मोस्ट डोमिनेटिंग पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो ऐसे नोड से ये इंपल्स शुरू होती है, एवी नोड जाती है और फिर आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सिर्फ इसमें काम का इतना ही समझना था हमको। ये हार्ट का कंडक्शन हुआ। अब हम देखते हैं कि ये हार्ट का कंडक्शन ईसीजी में कैसा दिखता है। ईसीजी हम सबने देखा है कि एक पेपर पे हम निकालते हैं हार्ट के जो कंडक्शन से उत्पन्न हुई वेव्स हैं, उनको हम एक पेपर पे या एक मॉनिटर पे जब देखते हैं तो उसे हम ईसीजी कहते हैं। ईसीजी की लीड्स लगाई जाती हैं चेस्ट पे। आपको ये सब ऑलरेडी आता होगा, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। हमारा पर्पज यहाँ एरिथमिया सीखने का है। तो इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आपको मॉनिटर पे ईसीजी दिखता है, जिसमें कि आपको PQRST वेव्स मिलती हैं। अगर आपको ये सब भी डिटेल में पढ़ना है तो मेरा एक ईसीजी का कोर्स है, आप वो भी देख सकते हैं। ईसीजी में बेसिक P वेव होती है, QRS कॉम्प्लेक्स होता है, T वेव होती है। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए हम फोकस करेंगे केवल P और QRS पे। P वेव कैसे बनती है हमने पढ़ा। साइनस नोड से रिदम जनरेट होती है और जनरेट होके एवी नोड तक आती है। तो ये जो एट्रिया की इसकी जर्नी है, एट्रिया का जो इसका ट्रैवल है, दैट इज व्हाट क्रिएट्स द पी वेव ऑन द ईसीजी। तो पी वेव और एट्रियम को आप एक जैसा मान सकते हैं। जैसा गोल गोल एट्रियम वैसी ही गोल गोल पी वेव। फिर ऐसे नोड से ये बीट जाती है एवी नोड पे। एवी नोड पे जाके ये थोड़ी देर के लिए रुकती है। एवी नोड बिल्कुल एक टोल टैक्स के नाके की तरह थोड़ी देर उसको होल्ड करके रखता है और फिर इसको आगे भेज देता है बंडल ऑफ हिस और परकिंजी फाइबर्स के थ्रू। तो जब एट्रिया में होती है ये तो पी वेव बनती है। जब एवी नोड पे रुकी होती है तो ये पीआर सेगमेंट बनता है। उसके बाद जैसे ही ये वेव वेंट्रिकल में जाती है तब बड़ी तेजी से दौड़ के और एक बड़ा सा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाती है। पी वेव छोटी सी होती है क्योंकि एट्रिया छोटे से होते हैं, क्यूआरएस बड़ा होता है क्योंकि वेंट्रिकल बड़े होते हैं। इन बंडल ब्रांचेस से परकिंजी फाइबर से होती हुई ये एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब बहुत सारी और भी चीजें, यू भी है और तमाम तरह की एसटी सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एरिथमिया हम केवल 2 चीजें सीखेंगे, एक पी वेव और एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पी वेव इज अबाउट एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज अबाउट वेंट्रिकल और थोड़ा सा इनके बीच की रिश्तेदारी यानी पी से लेके आर तक का डिस्टेंस, जिसको कि हम कहते हैं पी आर इंटरवल। इस लेक्चर के लिए हम सिर्फ 3 चीजें याद करेंगे, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और पी आर इंटरवल। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। इस राइट एट्रियम में एक ऐसे नोड नाम का पेसमेकर है। जरूरी नहीं है कि केवल ऐसे नोड पेसमेकर हो, ऊपर वाले ने एक बड़ा अच्छा डिफेंस सिस्टम बना रखा है। यदि ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो उसकी बजाय एवी नोड काम करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होता कि ऐसे नोड बंद होते से मरीज मर जाता हो। तो ऐसे नोड इज द पेसमेकर, द मोस्ट कॉमन पेसमेकर, द मोस्ट डोमिनेंट पेसमेकर
But if at all SA node stops working, then AV node takes over, and then if even those are not working, then ventricle can also take over, just that the rate is slower. तो SA नोड से इंपल्स जनरेट होती है, ये आपका SA नोड हुआ। यहां पे आपका AV नोड होता है, उससे निकलते हैं आपके बंडल ऑफ हिज परकिंजी फाइबर्स। SA नोड से AV नोड तक जाने में ये जो रास्ता है इसे हम कहते हैं P वेव। SA नोड से AV नोड तक जो ये जर्नी है दैट इज P वेव। फिर AV नोड से ये आगे जब जाती है तो बनाती है QRS कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, SA नोड से AV नोड तक का रास्ता P वेव और AV नोड से लेके आगे जाने का रास्ता QRS कॉम्प्लेक्स। कैसे याद रखेंगे? ये गोल एट्रियम से P वेव और ये बड़े वेंट्रिकल से QRS कॉम्प्लेक्स। यहां तक समझ में आया? मुझे लगता है सभी को आया होगा। ये हो गई आपकी P वेव, ये हो गया आपका QRS कॉम्प्लेक्स। और कुछ नहीं याद करना है इस लेक्चर में। हमारा पर्पस सिर्फ यही याद करना था कि P वेव मतलब एट्रियम, QRS कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकल, और P और QRS के बीच का जो समय है वो आपका AV नोड। तो P वेव क्या बताती है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, QRS क्या बताता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस तरह से सिनोनिमसली सिंक्रोनसली ये एक दूसरे के बाद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हार्ट ब्लड को पंप करता है। दैट मीन्स कि अगर P वेव एट्रिया का काम कर रही है और QRS वेंट्रिकल का काम कर रहा है, तो अगर किसी में P वेव नहीं हो तो उसके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। हो तो सकता है। अगर किसी में P वेव नहीं हो तो क्या उसके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। अगर किसी में P वेव नहीं है तो यूं कहेंगे कि उसके एट्रिया या तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं कर रहे, या यूं कहें कि उनका कंट्रीब्यूशन कार्डियक आउटपुट में न के बराबर है। एक अच्छे कार्डियक आउटपुट के लिए एट्रिया को अपना ब्लड निचोड़ना पड़ता है वेंट्रिकल के भीतर, और फिर वेंट्रिकल उस ब्लड को फेंकता है बॉडी में। अगर P वेव नहीं है, दैट मीन्स या तो एट्रिया फिब्रिलेट कर रहा है, फड़फड़ कर रहा है, या एट्रिया में करंट देर से पहुंच रहा है और उसका कॉन्ट्रैक्शन किसी काम नहीं आ रहा। कुल मिला के अगर P वेव नहीं है तो पेशेंट का कार्डियक आउटपुट 25 से 35% कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मर जाएगा, पर हाँ, यदि उसका हार्ट फंक्शन इजेक्शन फ्रैक्शन मान लो 30% है और उस व्यक्ति को एरिथमिया हो गया, तो ऐसे में उसका इजेक्शन फ्रैक्शन और 30 से घट के 15-20% रह जाएगा उतने समय के लिए जब तक एरिथमिया चल रहा है। तो अगर किसी में P वेव नहीं है तो क्या होगा, दिखाता हूं। ये एक नॉर्मल साइनस रिदम का ECG है। क्यों नॉर्मल साइनस है इसमें मत पढ़ो, ये नॉर्मल साइनस रिदम है। हर P के साथ में एक QRS है, हर QRS के साथ एक P है। अब नीचे वाला देखो, रेट इसकी भी नॉर्मली लग रही है, जितनी उसकी है उतनी इसकी है, लेकिन इसमें P वेव हमको बराबर नहीं दिख रही। ये जो छोटी छोटी सी लहरें दिख रही हैं, क्या ये P वेव है? नहीं, ये P वेव नहीं है, ये फिब्रिलेशन वेव्स हैं। P वेव एक सुंदर सी गोल सी हर QRS के आगे मुस्कुराती हुई अलग ही पहचान में आती है। ये P वेव नहीं है, ये फिब्रिलेशन वेव्स हैं। अभी हम इसके डायग्नोसिस में नहीं पढ़ेंगे कि एट्रियल फिब्रिलेशन है कि फ्लटर है, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि इसमें P वेव है, इसमें P वेव नहीं है। ठीक है, इसको देखें। अगेन देखने में एकदम नॉर्मल लगता है, पर ध्यान से देखो तो P वेव गायब है। तो ये नॉर्मल साइनस, ये बिना P वेव की रिदम, ये भी बिना P वेव की रिदम, और इसको भी देखो ब्रॉड QRS भी है और साथ में P वेव भी गायब है। तो अगर किसी व्यक्ति की P वेव नहीं मिल रही है तो उसका सिर्फ एक मतलब है कि उसके एट्रिया कार्डियक आउटपुट में ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मैं अगेन इनके डायग्नोसिस में नहीं पढ़ रहा हूं, डायग्नोसिस पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत क्लासेस पड़ी है। दूसरी बात, क्या होगा अगर P वेव हो लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स नहीं हो? ऐसा भी तो हो सकता है। तो भाई P वेव मतलब एट्रिया, QRS मतलब वेंट्रिकल, तो ऐसा हो सकता है कि P वेव है मतलब एट्रिया थोड़ा थोड़ा बीट कर रहे हैं और वेंट्रिकल बीट ही नहीं कर रहा है। हो तो सकता है, अंतिम क्षणों में सब हो सकता है। तो अगर P वेव है या नहीं है और QRS गायब है, अगर QRS ही नहीं है तो इसका मतलब क्या कि आपका पेशेंट, जैसे इसको देखें, छोटी छोटी सी P वेव दिख रही है,
पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब इसमें क्या करोगे, कोई डायग्नोसिस बनाओगे? काय का डायग्नोसिस बनाना? सीपीआर शुरू करो, एड्रेनलिन चालू करो। इसमें देखें कुछ कुछ दिख रहा है पर वो पी वेव नहीं है, वो क्यूआरएस भी ठीक से नहीं दिख रहे, हालांकि अपन इसको क्लासिफाई करते हैं कि ब्रॉड क्यूआरएस है, पर इसमें और इसमें बात एक ही है। काहे की पी वेव, काहे का क्यूआरएस, फ्लैट लाइन्स है सारी, इनमें आपको सीपीआर करना है, एड्रेनलिन देना है, इस वाले में शॉक देना है, इस वाले में शॉक नहीं देना है। तो अगर पी वेव नहीं है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, अगर क्यूआरएस नहीं है तो कोई कार्डियक आउटपुट बचेगा ही नहीं। यहां तक समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो ये लेक्चर का पर्पस तो अपना पूरा हो गया, कंडक्शन और पी वेव नहीं होना और क्यूआरएस का नहीं होना। और समझते हैं, हर पी वेव के बाद क्यूआरएस होना चाहिए, हर क्यूआरएस के पहले एक पी वेव होनी चाहिए, अर्थात पी और क्यूआरएस का रेशो 1:1 होना चाहिए। क्या हो कि अगर पी वेव एक्स्ट्रा हो जाए, पी वेव नहीं थी तो हमने देख लिया था, अगर पी वेव एक्स्ट्रा होंगी तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, हर चीज एबनॉर्मल ही है। तो अगर एक्स्ट्रा पी वेव्स हो तो क्या होगा, जैसे इसमें देखते हैं, हार्ट रेट पड़ी है 30 की, बीच बीच में एक आध पी वेव आ जाती है जिसका कोई क्यूआरएस ही नहीं है, ये ऑर्फन पी वेव है, अनाथ पी वेव। इसमें देखें, ये एक पी वेव आई, इसका क्यूआरएस ही नहीं आया, अगेन ये ऑर्फन पी वेव्स है या एक्स्ट्रा पी वेव्स है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इस मरीज को ब्लॉक हो गया है, कंडक्शन ब्लॉक हो गया है, एवी ब्लॉक हो गया है, इसको सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, कौन सा है ये हम पढ़ेंगे आराम से। अभी का पर्पस ये कि अगर पी वेव नहीं हो तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, अगर क्यूआरएस नहीं हो तो कार्डियक आउटपुट भी नहीं होगा, मरीज भी नहीं होगा। अगर पी वेव ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि आपका पेशेंट ब्लॉक में है, या तो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। एक और चीज होती है एट्रियल फ्लटर में भी। तो समराइज करते हैं इस छोटे से चैप्टर को। हार्ट का कंडक्शन साइनस नोड से परकिंजी फाइबर तक जाता है, आपको पता है अच्छे से। पी वेव मतलब एट्रियम, क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकल। एरिथमिया के लिए पी वेव, क्यूआरएस और पीआर इंटरवल में अपना काम हो जाता है। अपने को नहीं पढ़ना है एसटी सेगमेंट, अपने को नहीं देखना है टी वेव इन्वर्टेड, सिर्फ इतने में एरिथमिया हो जाएगा। तो पी वेव एट्रियम, क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकल। अगर पी वेव नहीं है तो इसका मतलब ये कि एट्रिया का पार्टिसिपेशन कम है कार्डियक आउटपुट में। अगर क्यूआरएस नहीं है तो इसका मतलब ये कि आपका पेशेंट भी नहीं है, उसका सीपीआर करिए। अगर पी वेव्स एक्स्ट्रा हैं तो इसका मतलब ये कि आपके पेशेंट को कोई एरिथमिया है, मोस्ट लाइकली उसको सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। एक रेयर चांस ये भी है कि उसको एट्रियल फ्लटर हो गई हो। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम रिदम और एरिथमिया को और डिटेल में पढ़ेंगे।